हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे हैं आप सभी बेटा? बढ़िया। तो आज अपन लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में नया टॉपिक है बेटा, कोलिजन थ्योरी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, जिसमें हम कुछ फैक्टर लेके चलेंगे। जैसे आपका एनर्जी फैक्टर हो गया, ओरिएंटेशन फैक्टर हो गया और कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको रिलेट कर देंगे किससे? कोलिजन थ्योरी से। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की, फिर इन सभी फैक्टर्स को हम उससे रिलेट करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलिजन थ्योरी कहती क्या है, कोलिजन थ्योरी होती क्या है। तो सबसे पहले है ना कोलिजन। कोलिजन क्या होता है ना, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा 11th में। ये होता है टक्कर। आपका क्या होता है? टक्कर। क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन के रेट पे तो हम बात करते हैं, यानी कि रिएक्शन पर जो आपका इसका इफेक्ट क्या होगा कोलिजन थ्योरी का। ठीक है, किस पर बेटा हमें स्टडी करना आज? रिएक्शन पर। तो सबसे पहले समझिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर ही हमने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे। हमने आपको बताया था फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन को, वहां पर हमने कुछ सिद्धांत लिए थे, तो वहां पर भी कोलिजन थ्योरी का ही जिक्र किया था उस वीडियो में भी। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना? तो आज फिर से, क्योंकि कोलिजन थ्योरी मैंने वहां पर बोला आपको डिटेल में बताना है, तो आज अपन लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन क्या होती है। तो जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है ये। ठीक है, इस ग्राफ को फिर एक बार लेके आएंगे, अभी समझिएगा। ठीक है, इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये आपका इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इधर ये आपका एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है आपका, इस जगह पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी आपकी ER। ठीक है, क्लियर कर देंगे यहां से। ठीक है ना, ये ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा आपका, कोलिजन थ्योरी भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ये आपका ऐसे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी रिएक्टेंट से कम है, तो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। ये मैं यहां लिखे दे रहा हूं एक्सोथर्मिक, बाद हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है ये कहानी। ये एनर्जी होगी आपकी प्रोडक्ट की, ER द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और EP क्या है आपकी? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से लेके इस पीक तक की जो एनर्जी होती है उसे हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं, या EA मींस एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, समझना, ये कुछ टर्म ले रहे हैं, इन टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, या ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो आप, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ लिया होगा। अब समझिए, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे कुछ। ठीक है, एक ही बात लिख के समझ रहे हैं। ठीक है, आज इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा आपका? कोलिजन, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो ना? ठीक है, क्या होगा इन कोलिजन, इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन के दौरान ये रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इस एनर्जी बैरियर के इक्वल होगी या इससे ज्यादा होगी। जिनकी एनर्जी इस एनर्जी बैरियर से बेटा ज्यादा होगी, वो कोलिजन कैसे होंगे आपके? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, क्या होंगे आपके? इफेक्टिव कोलिजन मींस those collisions which give product during the reaction, यानी रिएक्शन के दौरान जो कोलिजन हमें प्रोडक्ट बना के देंगे वो क्या कहलाएंगे? इफेक्टिव या फ्रूटफुल कोलिजन। फ्रूटफुल कोलिजन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% कोलिजन आपके प्रोडक्ट दे दें,
अगर बेटा जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, ये हाँ एक और बात है कि ये जो थ्योरी नहीं है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, गैसेस की आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड है बेटा। तो अगर हम बात करें 100% कोलिजन हो जाए, मान लो 100% कोलिजन हुए और सारे के सारे प्रोडक्ट बन गए, तो उस रिएक्शन का रेट कितना फास्ट होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं केमिकल काइनेटिक्स में फास्टर रिएक्शन की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सी चाहिए होती है, स्लोएस्ट स्टेप। और जाहिर सी बात है इन एक्चुअल कंडीशन मोर और मतलब मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस स्लोली। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 35 कोलिजन ऐसे हैं जो इफेक्टिव कोलिजन है, मींस 100 टक्करों में से 35 कोलिजन ऐसी हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, तो बची हुई 65 कैसी हैं आपकी, अनइफेक्टेड है। ठीक है, तो अनइफेक्टेड को इफेक्टेड कैसे बना सकते हैं, या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से वो इफेक्टेड नहीं है, तो उन कारण की आज बात करेंगे। ठीक है, तो वो कारण सब आपके सामने लिखे हुए हैं। अब समझिए, ये डायग्राम ऐसे बना रहने दीजिएगा। अब एक एक फैक्टर, पहला फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या होता है समझिए जरा। तो कोलिजन थ्योरी की कहानी यहां तक तो समझ में आती है कि एक ही सिद्धांत है यहां पर, क्या कि टक्करें होनी है किसमें, मॉलिक्यूल्स में, रिएक्टेंट के में। अब वो टक्करें इफेक्टेड होंगी या कैसी होंगी वो समझिएगा जरा। तो पहला पॉइंट है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड collision frequency। It is denoted by कैपिटल Z। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग कैपिटल Z से बेटा। ठीक है, बात समझ में आती है यहां तक, ओके। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उतनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा, आपका रेट होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं आपको यहां से, तो मैं बोल दे रहा हूं रेट इज प्रोपोर्शनल टू Z, मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई, क्यों भाई, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे इफेक्टेड कोलिजन, ठीक है ना, उतने ज्यादा आपके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतनी रिएक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट। बात समझ में आती है। तो एनर्जी फैक्टर, वो सॉरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपका क्लियर हो गया कि क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं अपन लोग, यहां पर दो टॉपिक और आते हैं आपके, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए। तो अगर हम उनकी बैरियर की बात करें तो दोनों बैरियर आपके सामने लिखे हुए हैं, एनर्जी फैक्टर है बेटा, और दूसरा आपका ओरिएंटेशन फैक्टर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने एक बात पता कर ली कि जो रेट है, मैं यहां इधर लिखे ले रहा हूं, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू है किसके, जेड के। ठीक है, और भी फैक्टर होंगे उनके लिए भी लेंगे, तब एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, नजर आ रहा है, ओके, वहां तक नजर आ रहा है, चलो आ रहा है। अब बात करते हैं अपन लोग एनर्जी बैरियर है, एनर्जी फैक्टर। दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, एनर्जी फैक्टर। चलिए समझिए जरा, एनर्जी बैरियर क्या है बेटा। देखो, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो होती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो टर्म आ रहे हैं इन टर्म्स को समझते रहना। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम रिलेट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। 11th क्लास यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम कहते थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था बेटा, कोई भी प्लेट लेते थे अपन लोग मेटल के, उस पर लाइट डालते थे, इंसिडेंट रे, तो लाइट डालते थे तो उसकी कुछ
फोटोन की एनर्जी होती थी एच न्यू, जिसे बोलते थे, तो हम बोलते थे कि इस पर्टिकुलर मेटल के लिए इतना वर्क फंक्शन होगा, और वर्क फंक्शन को क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते थे वर्क फंक्शन। फाइव को आप एच न्यू नॉट करके, तो न्यू नॉट क्या होती थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब वो एच न्यू नॉट के इक्वल एनर्जी हो जाती थी तो वो क्या होता था, उसकी मेटल की सरफेस पे आ जाता था। उससे ज्यादा एनर्जी देते थे हम तो वो किसमें चली जाती थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो वो बात की बात है, बस थोड़ा बहुत हमें समझ के चलना है, ठीक है ना। तो किसी भी एनर्जी के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी वेरियर होता है, मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, उसके बराबर एनर्जी वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही क्या बना पाएंगे, आपके प्रोडक्ट, ठीक है। मींस ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या हम लिख दें कोलिजन, ठीक है। ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गिव प्रोडक्ट which contain minimum energy equal or more than that of एक्टिवेशन एनर्जी। मींस जो इस एनर्जी वेरियर को, यानी एक्टिवेटेड एनर्जी वेरियर को क्रॉस कर जाएंगे, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही आपको क्या दे पाएंगे बेटा, प्रोडक्ट दे पाएंगे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी वेरियर, बात समझ में आ गई होगी। यानी जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी वही क्या दे पाएंगे, हमें प्रोडक्ट दे पाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर अगला टर्म बताता हूं, ठीक है। इसी से रिलेटेड, एनर्जी फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब एनर्जी फैक्टर क्या है, ये दिया था बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। समझिएगा, समझते रहिए अच्छे से इसको, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कितना फ्रैक्शन, ई रेज टू द पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। देखो भाई, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, यानी कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये हो गया आपका विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जिनकी एनर्जी बेटा कितनी होगी, या तो इक्वल होगी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी और एक और नाम बताया क्या, एनर्जी बैरियर, और यही क्या कहलाएंगे आपके, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। यही कोलिजन क्या कहलाएंगे हमारे, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो रेट है वो किन फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन का रेट जो है वो इसी फ्रैक्शन पर तो डिपेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू एफ, मींस रेट प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ए फैक्टर ये हो गया, तो इसको भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, रेट इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसके बाद आरएनएस इक्वेशन पढ़ाएंगे और आरएनएस इक्वेशन को इसी इक्वेशन से रिजेंबल कर देंगे, ओके। तो घबराना आपको है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, उसको थोड़ा डिटेल में समझना, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। देखो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर में बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता, डिटेल में बता दिया। ये ग्राफ इसलिए बनाया था जहां से आपको ये कुछ टर्म्स हैं जो वो समझ में आ जाए।
अगर ये टर्म समझ में आ गए, मान लो धुआं कर दिया तुमने, जलवा हो गया तुम्हारा। अगर ये टर्म समझ में आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर है, वो मिनिमम एनर्जी है जिसको क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट में। फिर हमने क्या पढ़ा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी थी जो कौन लेके चल रहे थे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस इतनी एनर्जी थी, वो क्या कर रहे थे, आपके प्रोडक्ट बना रहे थे ना मिनिमम एनर्जी को लेके। ये क्या था आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन बता देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी में और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन बता देंगे, ठीक है, परेशान मत हो कि इसमें अंतर क्या है, तो वो रिलेशन अभी हम आपको बताएंगे इसके बाद, ओरिएंटेशन फैक्टर के बाद, तो वहां से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर का आप पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद करते हैं अपन लोग ओरिएंटेशन फैक्टर की बात। कर लिया, तो ध्यान रखना बेटा, जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो तो क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन यहां पर हमने एक बात बता दी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर भी एनर्जी हो तो वो ही बना लेंगे। अब हम ये बात दोनों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अभी एक रिलेशन देंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर की। ठीक है, इसको साफ कर रहे, आपका जो थर्ड फैक्टर है एक्सक्लूजन थ्योरी में, वो है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है बेटा, चलो देखो समझो जरा उसको भी, एक एक फैक्टर समझ लो अच्छे से। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि तभी जलवा होएगा, नहीं तो जलवा नहीं होने वाला। ओरिएंटेशन फैक्टर देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास ढेर सारी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन फिर भी हम एक कमजोर से खिलाड़ी को नहीं हरा पाते। क्यों? हमारी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती। मीन्स हम जब गेम में जाते हैं तो एक हमेशा क्या होता है, कभी कभी गेम के नियम भी कुछ चीज़ें होती हैं, यानी गेम में जैसे कुश्ती वगैरह है तो उसमें रूल भी आने चाहिए कि हम सामने वाले खिलाड़ी को कैसे हरा सकते हैं। अपार ताकत से कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक छोटा सा जो बोलते हैं ना चींटी जो होती है, एक छोटी सी चींटी भी एक बड़े विशाल का हाथी को भी की नाक में दम कर देती है ना, उसके अंदर चली जाती है तो उसे पागल कर देती है बेटा। एक छोटा सा चूहा, या हम बात करें एक छोटा सा नेवला इतने बड़े सांप को मार सकता है। क्यों? उसके पास एक क्या है, स्ट्रेटजी है, पर्टिकुलर एक रणनीति सेट करते हैं, तब वो उस पर हमला करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कहानी हम ओरिएंटेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कोलिजन भी हो रहे हैं भाई खूब सारे, अच्छी खासी एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा। तो वहां क्या है, एक नया फैक्टर है, कौन सा, ओरिएंटेशन फैक्टर। मींस कोलिजन तो हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पा रहे हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कोलिजन की, तो मैं बोल सकता हूं कि रेट नॉट ओनली डिपेंड ऑन एनर्जी फैक्टर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, but it is also depend on orientation factor। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। कैसे? जैसे अगर हम बात करें, पहले मैं स्टेप लिखे दे रहा हूं उसके बाद, ठीक है ना, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो जो न्यू मॉडिफाइड इक्वेशन है ऑफ रेट, वो क्या हो गया आपकी, वहां से दोनों लेके आइए, रेट इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटा दिया, ठीक है, पी जेड ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। ठीक है, वेयर पी क्या है आपका, ओरिएंटेशन फैक्टर, जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये अपॉन आर टी क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इफेक्टिव कोलिजन के दौरान जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन था वो था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा, तो ये जो पीजेड है ना, पीजेड नजर आ रहा है आपको, इस पीजेड को अपन लोग
ए बी बोल देते हैं, ठीक है। और ये ए बी, ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोल दीजिए आप इसको, या इसको आरएनएस कांस्टेंट बोल दीजिए। तो इसकी जो बात है वो करेंगे अपन लोग आरएनएस इक्वेशन में डिटेल में, ठीक है। इसकी वैल्यू सेट करेंगे, इससे काफी ग्राफ बनाएंगे। तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए 1 से 2 रिएक्शन, ठीक है। ले लीजिएगा जरा। बात समझ में आ गई होगी, साफ करें। चलिए, तो देखो बेटा, 2 एग्जांपल लेके चलना है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है NO2 का, ठीक है। मतलब NO2 की रिएक्शन मुझे NO2 से करा के N2O4 बनाना, ठीक है। मुझे ये बना के लेके आना है। तो मैंने मान लिया मेरे पास 2 तरीके से कोलिजन हो सकता है। ये मैं ऑक्सीजन मान ले रहा हूँ, ये मैं बड़ा सा नाइट्रोजन मान ले रहा हूँ, और ये मैं ऑक्सीजन मान ले रहा हूँ, ठीक है। NO2 सेम कंडीशन प्लस NO2, ठीक है। अब इसको साफ कर दे रहा है बेटा, ठीक है। एक आपका उदाहरण है थ्रेशोल्ड एनर्जी में और एक्टिवेशन एनर्जी में आपका रिलेशन, ठीक है ना। क्या हुआ, मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे, मींस इनमें कोलिजन होगा। इसका मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इससे टकराएंगे, और क्या बनेगा हमारा, दोनों को टक्कर करवा दी हमने। कैसे हुई टक्कर बेटा, कोलिजन कैसे हुआ होगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल NO2 का मॉलिक्यूल एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ये क्या हो गया आपका कोलिजन। अरे अगले स्टेप में क्या होगा, आपका नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इधर ही लिख दूं, चलिएगा। तो अगर मैं इधर लिखूं तो क्या बनेगा, अब हमारा एक नया मॉलिक्यूल बन गया बेटा। ओवरलैपिंग करके दिखा दी मैंने हल्की सी आपको। ये जो बन गया हमारा N और N, ये O है आपके, तो ये बन गया हमारा N2O4, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। इस सिस्टम में क्या हो गया आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा इसी को समझिएगा। अब मैंने ऐसे लिया है इसको, ठीक है। इधर से वही कंडीशन रखी, मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, अप्रोच किया, कोलिजन हो गया भाई, बढ़िया से टक्कर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बॉन्ड ना बन के मॉलिक्यूल क्या हो गए, सेपरेट हो गए मॉलिक्यूल यहां से। और यहां पर नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, रिएक्टेंट जैसे के तैसे वापस लौट गए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना। तो हुआ क्या, ये कोलिजन कैसा हुआ आपका, इफेक्टिव कोलिजन था, और ये कैसा था, नॉन इफेक्टिव या अनइफेक्टिव कोलिजन। बात समझ में आती है, यहां तक नजर आ रहा है नीचे का, नहीं आ रहा भाई कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अनइफेक्टेड कोलिजन। तो ये एक कहानी, एक एग्जांपल ये था कि जब प्रॉपर ओरिएंटेशन था तो N2O4 की फॉर्मेशन हुई, मींस बॉन्ड फॉर्म हुआ। जब ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, मींस एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ होते हुए, नहीं एनर्जी बैरियर होते हुए भी कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जो अनइफेक्टेड होते हैं, मींस उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता। तो 2 मेन फैक्टर हैं यहाँ पर, एक एनर्जी बैरियर बेटा मींस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अगला एग्जांपल समझिए। उस एग्जांपल को समझने के लिए ना वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस एग्जांपल को फिर से समझेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक बार बता दे रहे हैं आपको, तो परेशान होना नहीं है, क्योंकि मैं हूं तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अभी आपको लगेगा हाँ ऐसा होता होगा, ठीक है ना।
तो आपको परेशान नहीं होना। चलिएगा, हमें फॉर्मेशन करनी है CH3Br प्लस OH माइनस, मीन्स मुझे ब्रोमोमीथेन, मुझे क्या बनाना ब्रोमोमीथेन से, मीथेनॉल। मुझे ब्रोमोमीथेन से मीथेनॉल बनाना है बेटा। तो मैं क्या करूं, कैसे फैक्टर लूं, ऐसा कैसे करूं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाए और मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। तो दो कंडीशन है मेरे पास, CH3Br, अब इसका डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, CHHBr प्लस OH, ठीक है। अब समझना, मैं साइन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए इस पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका अटैक किस पे होगा, इस पर। तो इसका अटैक दो तरीके से हो सकता है बेटा, दोनों तरीके समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला अटैक करवा रहा हूं मैं, इधर से, ठीक है, आपसे पूछूंगा मैं, और दूसरा अटैक मैं करवा रहा हूं इधर से, ठीक है, यहां से। अब आप मुझे बताओ कि इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सा है, ठीक है, मैं यहां लेकर दे रहा हूं। चलिए पहले आप बताइए, देखो नेगेटिव, जब नेगेटिव के सामने से आएगा तो बेटा क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, नहीं लगेगा। आप खुद सोचिए, कोई भी नेगेटिव स्पीसीज और दूसरा भी नेगेटिव स्पीसीज उसी के सामने से आएगा तो क्या लगेगा, आपका क्या लगेगा, रिपल्सन, मींस अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां से क्या हुआ, बैक अटैक हुआ, OH माइनस का क्या हुआ, बैक अटैक, यानी Br की साइड से ना होगा, किधर से अटैक किया, पीछे से, और Br कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, और कौन अटैच हो जाएगा इससे, OH। और हमें प्रोडक्ट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नो प्रोडक्ट, इस कोलिजन के टाइम कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, और यहां से आपका बन जाएगा CH3OH प्लस का Br माइनस, ठीक है। अब यहां से दो चीजें हैं, एक होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। तो उसकी बात अपन लोग कहां करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, SN1 और SN2 जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं तब, ठीक है, यहां पर बात नहीं करेंगे। यहां पर अपन लोगों ने कल बात करी है प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो बात समझ में आ गई होगी कि ओरिएंटेशन फैक्टर भी हमारा अफेक्टेड करता है किसको, कोलिजन थ्योरी को, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर सभी के हो गई होगी, ठीक है, अच्छे से। अब बात करें अगर हम छोटे छोटे टर्म्स हैं उनकी, तो हमने बताया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट विच इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, किसके लिए, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। अब बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी की बेटा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी, किसके लिए, किसके लिए, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। तो यानी जो ये जो पीक है ना, ये जो पीक है, ये पीक क्या है आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी किसी के पास होगी तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बना लेगा, आपका प्रोडक्ट। तो मिनिमम एनर्जी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो जरा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ET इक्वल्स टू EA प्लस का ER। अब समझते रहिए, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, इसको साफ कर दें जरा ना, एक्टिवेशन एनर्जी
प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, अब समझिए जरा, अगर मैं यहां से बोलूं कि ये क्या है, तो ये है ET माइनस का ER, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जिसके पास ये एनर्जी होगी, समझिएगा, ये एनर्जी दो एनर्जी का सम है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इसका। तो जब इसका सम है तो जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी वो तो बेटा 100% प्रोडक्ट बना लेगा, 100% प्रोडक्ट बना लेगा। तो बात समझ में आ गई कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फॉर्मेशन कर रहा है किसके लिए, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन स्टेट के लिए। अब बताओ कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां से चला और अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो जाहिर सी बात है वो क्या बना लेगा, आपका प्रोडक्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। और जिसके पास उससे कम एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर फिर से कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पीछे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। टेम्परेचर यानी प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 to 3 टाइम्स बढ़ता है, 2 से 3 गुना के बीच में बढ़ता है। तो किसी किसी रिएक्शन के लिए 3 गुना मानते हैं तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, वरना जनरली क्या मान के चलोगे आप लोग, 2 गुना। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपके, तो उसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर बात किसकी करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन की। तो आर्हेनियस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे क्योंकि वहां से ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को कैसे अफेक्टेड करते हैं, यानी कि कैसे, ये ऐसा ही ग्राफ आएगा वहां पर भी, रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं, यानी किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का जो रेट होता है वो कैसे बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो कैसे बढ़ जाता है, वो रिएक्टेंट को, रिएक्शन को नया पाथ कैसे देते हैं, उन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, बस स्टडी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करो खूब मन से। ठीक है ना, वीडियो में आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूंगा, बस आपको क्या है नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से पढ़ना है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मेहनत करो यार, नाम रोशन करो।